Hello and welcome to our channel Finance with Nobita. This video is part of NISM 5A Mutual Funds playlist. मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 12 के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एंड वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड लोग एक अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पास भी हो रहे हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए सो दैट आपके म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड ये वीडियोस आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने में। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन एंड एंड ऑफ द वीडियो ये तीनों जगह मिल जाएगा। एक बार आप सारे चैप्टर्स के वीडियोस देख लेंगे तब इस वीडियो को आप देखिएगा बिकॉज ये वीडियो में एक मॉक टेस्ट है जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो आपको मेन एग्जाम्स में बहुत मदद करेगा। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो गाइज, डू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, capital gain or loss from equity mutual fund investments are classified as a short term gain or loss if sold within dash. Option A 6 months, option B 12 months, option C 9 months, option D 1 month. गाइस सोच समझ के आंसर दीजिएगा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 12 मंथ्स। मैंने आपको याद है, आपको पढ़ाया भी था गाइस कि अगर इक्विटी में आप इन्वेस्ट करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और अगर आप 12 मंथ्स के अंदर, एक साल के अंदर अगर आप इसको रिडीम करते हो और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप शॉर्ट टर्म गेन उसको माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर आपको लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। और वही अगर आपने एक साल के बाद रिटर्न रिडीम किया है तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, capital gain or loss from debt mutual funds investments are classified as a short term gain or loss if sold within dash. Option A 6 months, option B 9 months, option C 12 months, option D 36 months. And the correct answer is option D 36 months. So आपको ध्यान में रखना है गाइस कि इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करके रिडीम करते हो विद इन 12 मंथ्स तो शॉर्ट टर्म होता है और एक साल के बाद लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि 3 साल के अंदर अगर आप रिडीम करते हो तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। ठीक है, और अगर 3 साल के बाद रिडीम करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस माना जाता है इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स। Question number 3, exit load dash. Option A is same for all schemes. Option B varies from investor to investor. Option C varies from scheme to scheme. Option D is same for all the AMCs. And the correct answer is option C varies from scheme to scheme. अलग अलग स्कीम के गाइस अलग अलग एग्जिट लोड परसेंटेज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड AMC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, if second violation is proved by distributors then AMFI registration number is dash. Option A cancelled, option B suspended, option C kept on hold, option D no action. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैंसल्ड। अगर गाइस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सेकंड वायोलेशन किया एंड वो प्रूव हो चुका, ठीक है, तो एमफी रजिस्ट्रेशन जो होता है ना नंबर डिस्ट्रीब्यूटर का वो कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप कल के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो और आप पहला वायलेशन करते हो तो आपको वार्निंग मिलती है, बट अगर आप सेकंड वायलेशन करते हो और वो प्रूफ हो जाता है कि आपने वायलेशन किया है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट्स का, तो ऑटोमेटिकली आपका एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा ताकि आप आगे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाओ। Question number 5, which among the following statements is true? Option A, only individual investors can make a nomination. Option B, investments by minor cannot have nomination. Option C, a power of attorney holder cannot make a nomination. Option D, all of the above statements are true. And the correct answer is option D, all of the above statements are true. Question number 6, an investor holds 500 units of a mutual fund scheme. 1:2 bonus has been declared for all unit holders. How many bonus units will be allotted to the investors here? Option A 100 units, option B 200 units, option C 250 units, option D 1000 units. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 250 यूनिट्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1:2 बोनस का मतलब होता है कि एवरी 2 यूनिट यू होल्ड यू विल गेट अ सिंगल यूनिट फॉर फ्री। तो अगर आप 500 यूनिट्स होल्ड कर रहे हो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का तो आपको 1:2 बोनस के हिसाब से 250 यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, दैट्स हाउ बोनस वर्क्स। Question number 7, which of the following is an appropriate benchmark for large cap fund? Option A BSE Sensex, option B BSE 500, option C BSE BankX, option D Nifty Midcap 50. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है BSE सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स में है ना इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, और BSE 500 में टॉप 500 कंपनीज होती है जिसमें सिर्फ फर्स्ट 100 कंपनीज लार्ज कैप में आती है और उसके बाद तो सब मिड कैप एंड स्मॉल कैप में चली जाती है। करेक्ट, एंड BSE बैंकेक्स में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं एंड निफ्टी मिड कैप से तो आपको पता चल रहा है मिड कैप कंपनीज होती है, लार्ज कैप तो बिल्कुल नहीं होती है, तो ये आंसर तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट्स इन इंडिया. Who are the beneficiaries of the trust? Option A trustees, option B
यूनिट होल्डर्स, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑप्शन डी एम्प्लॉइज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूनिट होल्डर्स। देखो गाइस, अगर कोई भी चीज ट्रस्ट है ना तो उसका बेनिफिशियरी मतलब जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी अगर अनाथ आश्रम एक ट्रस्ट है, ठीक है, तो वहां पर अनाथ बच्चे वहां के बेनिफिशियरी हो गए। वैसे ही अगर म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है तो वहां पर किसको बेनिफिट दिलाने के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है? इन्वेस्टर्स को, ताकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा सके एंड उसको प्रॉफिट बना के दिया जाए। हेंस यहाँ पर यूनिट होल्डर्स मतलब इन्वेस्टर्स बेनिफिशियरी बनेंगे। Question number 9. Registrar and transfer agency function must be independent of the asset management company and it cannot be retained in-house. State whether this statement is true or false. Option A true, option B false. And the correct answer is option B false. Question number 10. Investors have the right to specify up to dash nominees for their mutual fund investment folios. Option A 0, option B 2, option C 1, option D 3. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 3। सो गाइस हमेशा ध्यान रखना कि इन्वेस्टर्स है ना अप टू 3 नॉमिनीज है ना ये कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फोलियोज के लिए। एंड वो कोई भी प्रपोर्शन में वो कर सकते हैं, या तो वो इक्वल डिवाइड कर सकते हैं या फिर वो 50% किसी एक नॉमिनी के लिए रख सकते हैं एलोकेशन एंड रेस्ट के लिए 25-25 या फिर जो भी उनकी मर्जी हो उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 11। द स्पॉन्सर ऑफ ए म्यूचुअल फंड मे बी कंपेयर्ड टू डैश। ऑप्शन ए द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, option B a director in the company, option C promoter of the company, option D an equity shareholder in the company. And the correct answer is option C promoter of the company। क्योंकि ना गाइस ये आइडिया है ना जो लाता है ना कि मुझे एक म्यूचुअल फंड कंपनी या म्यूचुअल फंड बिजनेस चलाना है, वो स्पॉन्सर ही लाता है। इसी वजह से वैसे भी जो भी ओनर्स होते हैं ना कंपनी को, उनको प्रमोटर कहा जाता है स्टॉक मार्केट में। हेंस यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जो स्पॉन्सर है वो ओनर हुए इस म्यूचुअल फंड बिजनेस के, इसी वजह से वो प्रमोटर ऑफ द कंपनी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12। Issuing and redeeming units of a mutual fund is the role of dash. Option A the bankers, option B the trustees, option C the transfer agent, option D the custodian. And the correct answer is option C the transfer agent. Question number 13. The fund sponsor should have a sound financial track record for minimum dash. Option A 3 years, option B 5 years, option C 7 years, option D 12 months. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3 इयर्स। सो आपको ध्यान में रखना है गाइस कि जब स्पॉन्सर्स है ना म्यूचुअल फंड बिजनेस करने का आइडिया लाते हैं ना, तो उनका ना 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले उनको फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड सेकेंडली फाइनेंस सेक्टर में जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनका ना अगर समझो 5 साल से बिजनेस करें तो उसमें कोई भी मिनिमम 3 इयर्स है ना उनका प्रॉफिटेबल होना चाहिए उस बिजनेस में, अदरवाइज वो म्यूचुअल फंड एएमसी नहीं ओपन कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14। The fund which the sponsor has to contribute is dash. Option A at least 40% of the AMC's net worth. Option B exactly 50%. Option C the total net worth of the AMC. Option D nothing to the AMC. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एट लीस्ट 40% ऑफ एएमसीज नेटवर्थ। तो गाइस जब भी कोई म्यूचुअल फंड बिजनेस करने जा रहे हैं ना तो स्पॉन्सर जो होता है, जो ओनर होता है उस कंपनी का, उसको है ना कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है। तो उनको एटलीस्ट 40% जितना भी उनकी एएमसी का नेटवर्थ है उसका एटलीस्ट 40% उनको इन्वेस्ट करना होगा। उससे ज्यादा वो कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 40% उनको करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15। A fund's investment at market value is total rupees 700 crores. Total liabilities stand at 50 lakhs. एंड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर 28 करोड़। कैलकुलेट एनएवी। तो यहाँ पर आपको ना गाइस नेट एसेट वैल्यू मतलब एनएवी निकालना है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रुपीज 30.19, ऑप्शन बी रुपीज 24.98, ऑप्शन सी रुपीज 32.15, ऑप्शन डी रुपीज 40.49। कैलकुलेट करके बताइए आंसर क्या होना चाहिए गाइस। एंड द करेक्ट आंसर विल बी रुपीज 24.98 विच इज ऑप्शन बी। अब इसका कैलकुलेशन क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ जिसको नहीं करने आया है। तो जब भी आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ध्यान देना है कि अगर लाइबिलिटीज मेंशन्ड है तो ऑब्वियसली असेट्स मेंशन होगा। सो हमें सिंपल फॉर्मूला क्या लगाना है, एनएवी इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो यहाँ पर है ना तीनों दिया है। आप टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स देख पा रहे होंगे 28 करोड़, टोटल लाइबिलिटीज देख पा रहे होंगे 50 लाख, और ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे आप फंड्स इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू इज टोटल रुपीज 700 करोड़। मतलब ये आपका असेट बन जाता है एक म्यूचुअल फंड का, क्योंकि उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका अभी मार्केट वैल्यू 700 करोड़ हो चुका है। तो वो एक असेट है ना, अगर उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा, करेक्ट, तो असेट होता है, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कैलकुलेशन, तो 700 के बाद अगर आप 7 जीरो लगा देंगे तो 700 करोड़ का फिगर आ जाएगा। सो और 50 लाख तो इजी है लिखना। एंड 28 करोड़ में भी आप 28 के बाद 7 जीरोस लगा दीजिए। फिर आप अगर कैलकुलेटर पे आपके पीसी के कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे तो
उसके बाद जो वैल्यू आ रही है उसको डिवाइडेड बाई 28 करोड़ करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ₹24.98। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं अपने पीसी पे या कैलकुलेटर पे, ताकि आपको एक अच्छी आदत बन जाए। क्वेश्चन नंबर 16, ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ अ फंड would have a higher PE multiple in comparison to the average market multiple? Option A, index fund. Option B, value fund. Option C, growth fund. Option D, cannot be generalized. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रोथ फंड। हमेशा गाइस ग्रोथ फंड का ना पीई मल्टीपल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडेक्स या वैल्यू, क्योंकि वैल्यू फंड में तो पता ही नहीं चलता है इन्वेस्टर्स को कि इसमें कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो ऑब्वियसली क्या होता है ना, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो उतनी ऊपर नहीं जा पाती है। इंडेक्स फंड के ऊपर ज्यादा एस्टिमेट लोग लगाते नहीं है। अब एक ग्रोथ ही फंड है जिसमें ग्रोथ स्टॉक्स है, जिसपे आपको लगता है कि यार ये स्टॉक्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसी वजह से क्या होता है इन्वेस्टर्स उसको ज्यादा प्रीफर करते हैं बाई करना, जिस वजह से उसका पी रेशियो ऊपर चला जाता है। अगर आपको पी रेशियो का मतलब नहीं मालूम है तो प्लीज हमारे वीडियोस देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर से लेके 12 चैप्टर हमने पूरा अपलोड किया हुआ है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वो समझ पाएंगे तब आपको ये एमसीक्यूज बहुत इजी लगेगा, ठीक है। Question number 17. Beta of an equity fund measures its dash. Option A, risk. Option B, performance. Option C, both of the above. Option D, none of the above. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रिस्क। सो बीटा हमेशा ना रिस्क को मेजर करता है, ठीक है। और इसके साथ में एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि इंडेक्स फंड का बीटा हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। ये दोनों भी बातें हमेशा याद रखिएगा, बीटा रिस्क को मेजर करता है एंड बीटा ऑफ इंडेक्स फंड इज 1। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड टाइप्स आर कंपेरेबल? ऑप्शन ए, अ बॉन्ड फंड एंड अ डेट फंड। ऑप्शन बी, अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड एंड अ डेट फंड। ऑप्शन सी, अ वैल्यू फंड एंड अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। ऑप्शन डी, एन एग्रेसिव इक्विटी फंड एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, दो फंड के नाम दिए हुए हैं हर एक लाइन में, उन दोनों को आप कंपेयर करके देखिए कि क्या जस्टिस दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप एप्पल को मैंगो के साथ कंपेयर करें, सेम चीजों के ही रिलेटिव कंपैरिजन होना चाहिए, राइट, बेंचमार्क मानते हुए। तो उसी हिसाब से आपको ये आंसर देना है, सोच के बताइए। एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अ बॉन्ड फंड एंड अ डेट फंड, क्योंकि डेट फंड के अंदर भी है ना बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, लाइक ये गवर्नमेंट रिलेटेड सिक्योरिटीज को ही खरीद के रखा जाता है, हेंस बॉन्ड और डेट फंड को कंपेयर किया जा सकता है। जबकि अदर थ्री ऑप्शंस में क्या हो रहा है, इक्विटी को मनी मार्केट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो इक्विटी बहुत हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है, मनी मार्केट लो रिस्क और लो रिटर्न होता है, तो देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप वैल्यू फंड के साथ कर नहीं सकते कंपेयर, ठीक है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को फिर अगेन डेट फंड के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जो बचता है। क्वेश्चन नंबर 19, between past performance of a fund and its suitability for an investor, past performance is more important. State whether the statement is true or false. Option A, true. Option B, false. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉल्स। क्योंकि गाइस जब भी कोई भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करने जा रहे हो तो पास्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल भी आपको देख के वो म्यूचुअल फंड खरीदना नहीं चाहिए या स्कीम नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, एंड आपका गोल या ऑब्जेक्टिव उससे मैच हो रहा है कि नहीं, तो ही आपको वो चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी आपके लिए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अगले 6 महीने में आपको कोई व्हीकल लेना है जो आपका गोल है, और आप इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो देयर इज नो सेंस, क्योंकि इक्विटी फंड को एटलीस्ट 3 साल देना पड़ता है अच्छा रिटर्न्स देने के लिए, ठीक है। 6 महीने में तो इतना मार्केट वॉलेटाइल होगा कि कभी कभी वो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो डूब भी सकता है। हेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव या सूटेबिलिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करें, नॉट नॉट बिकॉज ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ मेजर ऑफ रिस्क? Option A, it measures total risk, not just market risk. Option B, it is an independent number. Option C, it is based on past returns, which does not necessarily indicate further performance. Option D, all types of funds can be measured with standard deviation. And the correct answer is option C, it is based on past returns, which does not necessarily indicate further performance. Question number 21. Financial planning is relevant for only high net worth individuals. State whether true or false. Option A, true. Option B, false. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉल्स। सो गाइज ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत लोगों को इन्वेस्टर्स को या बहुत लोगों को सुना है बोलते हुए कि अभी ज्यादा पैसे ही नहीं कमा रहा हूँ तो इन्वेस्ट कैसे करूं। ऐसा नहीं होता गाइज, अगर आप 20,000 25,000 भी पर मंथ कमा रहे हैं या 15,000 भी पर मंथ कमा रहे हैं, तो उसका अगर आप छोटा सा पोर्शन, बहुत बहुत छोटा सा पोर्शन, 5% 10% भी अगर आप इन्वेस्ट करने को ट्राई करते हैं ना, सो इन फ्यूचर में जाते जाते ना आपको एक खुशी मिलेगी कि आपने ये सही डिसीजन लिया इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जितना आप अर्ली शुरू करेंगे ऐसे भी इन्वेस्ट होने के बाद वो कंपाउंड बनता रहता है, ठीक है, कंपाउंडिंग होता रहता है उसमें।
जैसे आप बचपन से जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो आपकी नॉलेज में कंपाउंडिंग हो रही है, राइट? पहले आप कैसे सोचते थे, आप कैसा बेटर सोचते हैं, बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। वैसे ही जब आप पैसे को कंपाउंडिंग होने के लिए छोड़ते हैं, इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं एक सही एनालिसिस के साथ, तो वो कंपाउंड होके अच्छा वेल्थ क्रिएट करता है। पैसा आप कभी भी कम ज्यादा कमाना चलता रहेगा, बट इन्वेस्ट अगर करके आप रखते हैं तो आपकी फ्यूचर के लिए बहुत सही रहता है। Question number 22. The choice of an appropriate benchmark for evaluating a fund's performance depends on dash. Option A SEBI, option B investment objective of a fund, option C AMFI, option D the fund manager. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फंड। ठीक है, सो कभी भी है ना किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को कंपेयर करने के लिए ना उसका एक बेंचमार्क होता है, सेट करना होता है, और वो बेंचमार्क भी है ना तभी आप सेट कर सकते हो जब दोनों भी म्यूचुअल फंड्स मतलब जिसको आप जिससे कंपेयर कर जा रहे हो उन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम हो। ठीक है, आप एक स्मॉल कैप फंड को लार्ज कैप के साथ बेंचमार्क के साथ कंपेयर करोगे, देयर इज नो सेंस, क्योंकि स्मॉल कैप मतलब फंड का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको 10 साल का टाइम आपको देना पड़ेगा, उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। बट लार्ज कैप में ऐसा नहीं है, लार्ज कैप के लिए आप 3 to 5 years का टाइम काफी होता है एक डिसेंट रिटर्न्स देने के लिए, क्योंकि वो अग्रेसिव रिटर्न्स कभी भी आपको नहीं देगा, बिकॉज वो कंपनीज ऑलरेडी सेटल्ड है, मतलब और उसमें लो रिस्क रहेगा एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू इवेल्युएट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन ए रीचेबिलिटी, ऑप्शन बी लिक्विडिटी, ऑप्शन सी सेफ्टी, ऑप्शन डी रिटर्न। And the correct answer is option A, reachability. Question number 24. How much money would you need after 5 years to buy the goods you can buy with rupees 10,000 today if inflation is assumed at 8% per annum? जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं समझा मैं उसको बता देता हूँ कि ना जो चीज आप 10,000 रुपए में खरीद पा रहे हो, और अगर महंगाई है ना 8%, मतलब इन्फ्लेशन 8% पर एनम, मतलब हर साल बढ़ रहा है 8% से, तो वही चीज जो आज आप 10,000 में खरीद पा रहे हो 5 साल बाद कितने में खरीद पाओगे? ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको आंसर देना है। सो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 16,473, ऑप्शन सी 18,000, ऑप्शन डी 14,693। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 14,693। जिसको नहीं समझ में आया इसको कैसे कैलकुलेट करना है स्क्रीन पर देखिएगा, फॉर्मूला के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू पावर एन। यहाँ पर पी का मतलब है जो अमाउंट आज जितने का आप खरीद पा रहे हो, ठीक है, और आर का मतलब यहाँ पर आएगा कितने परसेंट से जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो 8% यहाँ आ जाएगा, और एन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने साल के लिए आप निकाल रहे हो, 5 ईयर्स के बाद का निकाल रहे हो, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ए से आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाएगा कितने में आप खरीद पाओगे 5 साल बाद। ठीक है, सो फॉर्मूला के हिसाब से आपको 10,000, फिर ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 8%, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू पावर एन में यहाँ पर 5 आ जाएगा। और जब भी ना नेक्स्ट अभी आपको इसको इजी करने के लिए क्या करना है, 8% को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर जो है, तो 8 डिवाइडेड बाय अगर 100 आप करोगे अपने कैलकुलेटर पे तो 0.08 आएगा। सो नेक्स्ट लाइन में आप देख पा रहे हो बाकी सब सेम रखा है, खाली 8% को 0.08 से कर दिया है रिप्लेस, एंड फिर जब उसको सॉल्व किया मैंने तो आया आंसर 14,693, जो हमारा राइट आंसर है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा गाइस, मे भी एग्जाम में आपको आ जाए ऐसा वाला इजी वाला। ठीक है, अगर अगर आपको ये 10 साल या 15 साल का भी निकालने बोले कि 10 साल बाद यही वही चीज कितने का मिलेगा, तो बस आप एन की जगह 10 साल करना है, और अगर 15 साल बोलेगा तो एन की जगह 15 ईयर्स करना है, और रेस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज बॉन्ड प्राइसेस डैश, ए आर नॉट अफेक्टेड, ऑप्शन बी ऑल्सो राइज, ऑप्शन सी फॉल, ऑप्शन डी फ्लक्चुएट इधर अप और डाउन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉल। सो हमेशा याद रखना गाइस, जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा ना तो बॉन्ड प्राइसेस क्या होंगे, नीचे आएंगे, मतलब फॉल होंगे, और जब भी इंटरेस्ट रेट फॉल होंगे तो बॉन्ड प्राइसेस हमेशा ऊपर जाएंगे। इनवर्स रिलेशनशिप है, हमेशा याद रखना। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जब भी राइज होगा बॉन्ड प्राइस नीचे, इंटरेस्ट रेट जब फॉल होगा तो बॉन्ड प्राइस ऊपर, ये इनवर्स रिलेशन हमेशा याद रखना, मे भी एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26, डाइवर्सिफिकेशन reduces dash, ऑप्शन ए मार्केट लेवल रिस्क, ऑप्शन बी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। सबसे पहले जिसको नहीं समझ में आया, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अलग अलग असेट क्लासेस में या अलग एक ही असेट क्लास में अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना। ठीक है, जैसे अगर समझो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इक्विटी स्टॉक्स वगैरह में, तो आप क्या करोगे, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, सो दैट कभी एक सेक्टर को इशू भी आए एक सेक्टर पे, तो बाकी सेक्टर के बाकी जो अपने कंपनीज खरीदे वो आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचा पाए। ठीक है, लेकिन अगर समझो आप एक ही सेक्टर में
5 कंपनीज खरीद लेते हो और अगर उसी सेक्टर पे कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो पांचों कंपनीज को सेक्टर में इशू आ जाएगा, राइट। समझो कल बैंकिंग क्राइसिस आ जाता है और बैंकिंग के ही आपके 5 स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में, तो पूरी के पूरे 5 स्टॉक्स पे इशू आएगा। इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को कम कर देता है, लेकिन मार्केट लेवल रिस्क को कभी कम नहीं कर पाता, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, आप अगर समझो इंडिया और चाइना का कल लड़ाई हो जाता है, बाई फॉर एग्जांपल लेते हैं, समझो छोटा मोटा अनबन होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले इकोनॉमी को इशू आएगा, राइट, डर का माहौल बन जाएगा। तो उस टाइम पे आप किसी भी सेक्टर की किसी भी कंपनी को, 50 कंपनी को आप 50 सेक्टर से खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखो, मार्केट लेवल रिस्क हो रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि नेशन को प्रॉब्लम आ रहा है, इकोनॉमी को प्रॉब्लम आ रहा है, इसी वजह से सारी कंपनीज को इम्पैक्ट होगा और सारी कंपनीज आपको आपके स्टॉक फॉल होने लगेंगे और आपके पोर्टफोलियो को डाउन जाना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना डाइवर्सिफिकेशन का फायदा कहाँ होता है और रिड्यूस वो किस चीज को करता है। क्वेश्चन नंबर 27, what is the maximum total expense ratio chargeable in case of index funds? Option A 1% of the daily net assets, option B 1.5% of the daily net assets, option C it depends as the total expense ratio changes in line with the size of the scheme, option D any amount that the AMC may deem appropriate। ठीक है, सो इसका आंसर दीजिए गाइस, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1% ऑफ द डेली नेट असेट्स। तो हमेशा ध्यान रखना गाइस, इंडेक्स फंड के लिए है ना 1% से ज्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता, 1% से कम चार्ज कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो। और एक्सपेंस रेशियो ना गाइस अपने मर्जी से आप कोई भी चार्ज नहीं कर सकते हो, सेबी ने एक लिमिट लगा के रखा है हर एक चीज के लिए, हर एक स्कीम के हिसाब से, सो उसको फॉलो करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड कंपनीज को। क्वेश्चन नंबर 28, the unit capital of a mutual fund scheme is derived by multiplying number of units issued by its dash. Option A net asset value, option B market value, option C face value, option D book value, and the correct answer is option C face value। Question number 29, funds that invest heavily in equities usually exceeding a dash of their portfolio is called an equity fund। Option A 50%, option B 55%, option C 60%, option D 65%, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 65%। सो याद रखना गाइस, सेबी ने ना म्यूचुअल फंड मैनेजर्स या एएमसीज को कहा है कि अगर आपको एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम बनानी है तो आपको मिनिमम 65% ऑफ योर टोटल अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी स्टॉक, और रेस्ट जो 35% बचता है वो आप फिर डेट में डालो, गोल्ड में डालो या कैश में रखो आप अपने पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 65% इक्विटी में होना चाहिए, इक्विटी स्टॉक्स में, तो ही आप इक्विटी फंड बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मिनिमम परसेंट ऑफ नेटवर्थ of the AMC to be contributed by sponsors? Option A 40%, option B 45%, option C 60%, option D 65%। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था गाइस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 40%। तो स्पॉन्सर्स को ना मिनिमम 40% उनको है ना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने एएमसी में, जो एएमसी बिजनेस उनको म्यूचुअल फंड बिजनेस करता है उसमें 40 से ज्यादा वो कर सकते हैं, बट 40 मिनिमम करना ही पड़ेगा ताकि वो एएमसी रन कर सके। क्योंकि देखो क्या होता है ना गाइस, इसका मेंटालिटी है कि जब खुद का पैसा लगता है ना गाइस, तो लोग है ना सीरियस होते हैं किसी भी चीज को लेकर। आप खुद के बिजनेस में आप खुद का पैसा लगाते हो तो आप ज्यादा सीरियस हो गए कि आपका पैसा डूब ना जाए, ये लॉजिक है इसके पीछे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, AMFI is neither a regulatory body nor a self-regulatory organization SRO, state whether it is true or false। Option A true, option B false, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू। सो गाइस याद रखना एमफी है ना कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, ठीक है, और कोई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है कि उसको कोई रेगुलेट नहीं करता, एमपी को भी सेबी रेगुलेट करते हैं, ठीक है, तो याद ध्यान में रखिएगा। Question number 32, equity linked saving schemes, which is also called as ELSS, are eligible for deduction under section 80C of the Income Tax Act up to an amount of dash। Option A 2,50,000, option B 1 lakh, option C 2 lakh, option D 1,50,000। तो guys आपने ये काफी बार सुना भी होगा, तो इसके सबसे आंसर दीजिए, and the correct answer is option D 1,50,000। Question number 33. The Income Tax Act allows setting off of the short-term capital loss against long-term capital gains. State whether true or false। Option A true, option B false, and the correct answer is option A true। So guys याद रखना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दोनों के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो आप सिर्फ उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ आप नहीं कर सकते, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। Question number 34. In what form do mutual fund distributors earn revenue? Option A, commission from mutual funds for distribution of schemes. Option B, commission received from AMFI. Option C, fees collected from the investors. Option D, investment advisory fee from mutual funds. And the correct answer is option A, commission from mutual funds for distribution of schemes। Question number 35.
Which of the following type of analysis tracks the price and volume data related to trading in the security? Option A, fundamental analysis. Option B, quantitative analysis. Option C, technical analysis. Option D, situational analysis. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है? प्राइस को ट्रैक करता है एंड वॉल्यूम डेटा वगैरह को ट्रैक करता है. ठीक है. एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या करता है? मैनेजमेंट, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये लॉन्ग टर्म बैलेंस शीट, फाइनेंशियल कंडीशंस, ये सारी चीजों को ट्रैक करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following is a measure of fluctuation in periodic returns in an equity mutual fund scheme? Option A, Sharpe ratio. Option B, Jensen's alpha. Option C, modified duration. Option D, variance. And the correct answer is option D, variance. Question number 37. The biggest advantage of investment in gold is option A, hedge against inflation. Option B, high return. Option C, high appreciation in value. Option D, low purchase price. And the correct answer is option A, hedge against inflation. Question number 38. A bond's rating indicates is dash. Option A, interest rate risk. Option B, default risk. Option C, reinvestment risk. Option D, inflation risk. And the correct answer is option B, default risk. Question number 40. Government securities are issued through RBI. State whether it is true or false. Option A, true. Option B, false. And the correct answer is option A, true. So guys, government securities या government का कोई भी initiative होगा ना financial वाला, तो वो RBI के through ही initiate किया जाता है. ठीक है. Question number 41. The full form of AGNI is dash. Option A, AMFI guidelines and norms for investors. Option B, AMFI guidelines and nomination for investors. Option C, AMFI guidelines and nomination for intermediaries. Option D, AMFI guidelines and norms for intermediaries. And the correct answer is option D, AMFI guidelines and norms for intermediaries. Question number 42. A gilt fund is a special type of fund that invests in dash. Option A, in instruments issued by companies with sound track record. Option B, in short-term securities only. Option C, in government securities only. Option D, an equity shareholder in the company. And the correct answer is option C, in government securities only. So gilt fund G याद रखना government securities में invest करता है. ठीक है. Question number 43. The NAV of a mutual fund. Option A is always constant. Option B fluctuates with market price movements. Option C keep going up at a steady rate. Option D cannot go down at all. And the correct answer is option B, fluctuates with market price movements. तो guys हमेशा याद रखना कि market है ना लोगों से बनता है, राइट? लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो कभी भी एक जैसा नहीं सोच पाते हैं. कभी कोई पैसिव होता है, कभी कोई बोलते हैं ना पेसिमिस्ट होता है, कोई ऑप्टिमिस्टिक होता है, कभी कोई सोचता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, कभी कोई सोचता है मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा. ठीक है. कोई सोचता है कि अभी खरीदना बेहतर है, कभी कोई कोई सोचता है कभी अभी सेल करना सही है. इस वजह से जो ये मिक्स्ड टाइप को इमोशंस होते हैं ना, इस वजह से मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा. कभी भी वो कांस्टेंट नहीं हो सकता कि वो ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा या स्टेडी ही रहेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 44. एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इज वन दैट हैज ऑप्शन ए फिक्स्ड फंड साइज, ऑप्शन बी एन अपर लिमिट ऑन इट्स एनएवी, option C an option to invest in any kind of security, option D units available for sale and repurchase at all time. And the correct answer is option D, units available for sale and repurchase at all time. ओपन एंडेड का मतलब ही होता है कि कभी भी ओपन, हमेशा के लिए ओपन रहेगा, कभी भी आप उसमें एंटर लो, कभी भी एग्जिट लो. ठीक है. इस वजह से उसको ओपन एंडेड कहा जाता है. जबकि क्लोज्ड एंडेड में क्या होता है, एक बार आपने एंट्री ले ली तो आप उसमें से एग्जिट कभी भी नहीं ले सकते until unless मैच्योरिटी नहीं आता. ठीक है. Question number 45. A financial planner takes responsibility for the financial well-being of his her client. State whether it is true or false. Option A, true. Option B, false. And the correct answer is option A, true. Question number 46. According to risk return hierarchy, which of the following fund has lowest risk? Option A, large cap fund. Option B, small cap fund. Option C, mid cap fund. Option D, multi cap fund. तो सबसे कम रिस्क किसमें होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लार्ज कैप फंड. तो मैं आपको बता देता हूँ लेफ्ट टू राइट, अगर आपको याद होगा मैंने लेफ्ट टू राइट वाला पढ़ाया था. तो उसमें सबसे कम रिस्क होता है लार्ज कैप में, इस वजह से कम रिटर्न होता है. फिर उसके बाद आता है मल्टी कैप फंड, उसके बाद आता है मिड कैप, उसके बाद आता है स्मॉल कैप. ठीक है. तो सबसे कम रिस्क होगा लार्ज कैप में, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा रिस्क होगा मल्टी कैप में, उसके ज्यादा रिस्क होगा मिड कैप में, एंड उससे भी ज्यादा रिस्क होगा स्मॉल कैप में.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, डैश आर क्लोज्ड एंडेड डेट फंड्स। ऑप्शन ए आर्बिट्रेज फंड्स, ऑप्शन बी डायनामिक डेट फंड्स, ऑप्शन सी ओवरनाइट फंड्स, ऑप्शन डी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड मैच्योरिटी है, इस वजह से ये क्लोज्ड एंडेड डेट फंड्स कहा जाता है। Question number 48. In which of the following option of mutual fund investment the investors receives the dividend in his bank account? Option A growth option, option B dividend reinvestment option, option C dividend payout option, option D direct option. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, क्योंकि इसी में आपके बैंक अकाउंट में आपको डिविडेंड मिलता है। बी वाले में तो री इन्वेस्ट हो जाता है, डिविडेंड की जगह आपको मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं, और ग्रोथ ऑप्शन में तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया जाता है। ओके, और डायरेक्ट ऑप्शन करके कुछ होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम द टोटल एक्सपेंस रेशियो शैल नॉट एक्सीड dash percent of the daily net assets of the scheme. Option A 2.25%, option B 2%, option C 1.5%, option D 1%. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2.25%। सो याद रखिएगा गाइस कि इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के लिए टोटल एक्सपेंस रेशियो 2.25% से ज्यादा नहीं कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी रख सकती है, उससे कम रख सकती है। और आपको अगर इंडेक्स फंड का याद हो तो 1% से ज्यादा नहीं रख सकती है, 1% से नीचे 1% तक रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 50, SEBI has banned mutual funds to charge entry load to the investors. State whether true or false. Option A true, option B false. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू। एंट्री लोड का मतलब क्या होता है ना गाइस, कि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीद रहे हो ना, उस वक्त भी आपको कोई चार्ज पे करना पड़े, तो ये तो अनफेयर हो गया ना इन्वेस्टर्स के साथ। और फिर इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे जब उनको एंट्री करते वक्त भी, किसी चीज को खरीदने में भी अगर उनको पैसे मतलब चार्ज किए जाएंगे तो क्या मतलब, राइट। इसी वजह से एंट्री लोड हमारे यहाँ पर इंडिया में बैन है बाई सेबी, ठीक है। या एग्जिट लोड लगता है जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले एग्जिट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, बट वो भी हर एक म्यूचुअल फंड पे नहीं लगता है, वो लिखा होता है किसी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर, वो आपको पढ़ना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। गाइस आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारे वीडियोस को काफी प्यार दिया है। बस एक प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, पिछले एक साल में ना जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं उस पर प्यार तो काफी मिल रहा है एज अ न्यू चैनल, लेकिन है ना उसमें से सिर्फ 35.4% लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, एंड 64.6% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने वॉच किया है हमारे वीडियोस को। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ना हम 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव कर पाए एज सुन एज पॉसिबल, एंड हमारे वीडियोस को है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, सो दैट बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम देना चाहते हैं, बट बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे वो पेड वर्जन में है, हम फ्री में रिलीज कर रहे हैं वीडियोस को। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा हो सके, सो दैट हमारा चैनल भी ग्रो हो और मैं आपको और भी मदद कर सकूं अगले नए नए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस के साथ। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इफ अ स्कीम इज लॉन्च्ड इन द फर्स्ट 6 months of the financial year, then the first update of the SID is due within how many months of the end of the financial year? Option A 1 month, option B 3 months, option C 6 months, option D 12 months. And the correct answer is option B 3 months. Question number 52. The appointment of an AMC can be terminated by a majority of the trustees or by 75% of the unit holders with approval of SEBI. State whether true or false. Option A true, option B false. And the correct answer is option A true. तो guys हमेशा याद रखना कि है ना, अगर कोई एएमसी मतलब सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, सही से काम नहीं कर रही है, तो क्या कर सकते हैं ट्रस्टीज, मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टीज मिलके उसको टर्मिनेट कर सकते हैं उस एएमसी को म्यूचुअल फंड बिजनेस के ऑपरेशंस के से। और ऐसा भी कर सकते हैं कि यूनिट होल्डर्स जो होते हैं ना, अगर वो 75% ऑफ यूनिट होल्डर साथ में मिलके एक रिटन एप्लीकेशन सेबी को भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली एएमसी कैन बी टर्मिनेटेड। तो इधर ट्रस्टीज का मेजोरिटी या तो 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स, इन दोनों में से कोई एक भी टर्मिनेट कर सकता है एएमसी को, ठीक है। Question number 53. Which among the below mentioned depositories are true pair holding securities in dematerialized form, जिसको हम डीमैट भी बोलते हैं? Option A NSDL and CSDL, option B NDSL and CDSL, option C NSDL and CDSL, and option D NDSL and CSDL. The correct answer is option C NSDL and CDSL. NSDL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड CDSL का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 54. Which of the below mentioned does not reflect the investor's rights and obligations? Option A right to grievance redressal, option B right to beneficial ownership,
Option C, right to assured returns from investments. Option D, right to pledge mutual fund units. And the correct answer is option C, right to assured return from investments. Question number 55. What is the full form of SCORES? Option A, SEBI Complaint Redress System. Option B, SEBI Client Redress System. Option C, SEBI Client Retention System. Option D, SEBI Complaint Resolution System. And the correct answer is option A, SEBI Complaint Redressal System या Redress System. Question 56. Which of the following statement is true with respect to celebrity endorsement for mutual funds? Option A, celebrity can endorse only on ongoing mutual fund schemes. Option B, celebrities can endorse only NFOs. Option C, SEBI has permitted celebrity endorsements for promotion of individual mutual fund schemes. Option D, SEBI has permitted celebrity endorsement at the industry level for the purpose of increasing the awareness of mutual funds. And the correct answer is option D. SEBI has permitted celebrity endorsement at the industry level for the purpose of increasing the awareness of mutual funds. Question 57. Which among the following is non-mandatory disclosure in terms of scheme-related information? Option A, fund fact sheet. Option B, statement of additional information जिसको हम SAI बोलते हैं. Option C, scheme information document जिसको हम SID बोलते हैं. And option D, key information memorandum जिसको हम KIM बोलते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फंड फैक्ट शीट. क्योंकि फंड फैक्ट शीट है ना, इसके लिए मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है, डिस्क्लोज करना, बट बाकी तीन मैंडेटरी डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 58. प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. विच डॉक्यूमेंट्स डज दिस लाइन रिफर टू? ऑप्शन ए, SAI एंड फंड फैक्ट शीट. ऑप्शन बी, SID एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ऑप्शन सी, SID एंड ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द AMC. ऑप्शन डी, ट्रस्ट डीड एंड की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम. And the correct answer is option B, SID and statement of additional information. Question number 59. Trail commission for the day is calculated using formula. Option A, OM into trail commission rate per annum. Option B, NAV into trail commission rate per annum divided by 365. Option C, asset under management into trail commission rate per annum divided by 365. Option D, NAV into trail commission rate per annum. And the correct answer is option C, asset under management into trail commission rate per annum divided by 365. Question number 60. Which among the following is not a principle of valuation? Option A, relative valuation regarding a net asset value. Option B, valuation methodology approved by board of AMC. Option C, disclosure of valuation policies in SAI document. Option D, periodic review of valuation policies and procedures. And the correct answer is option A, relative valuation regarding net asset value. Question number 61. The trust that manages a mutual fund is appointed by dash. Option A, SEBI. Option B, RBI. Option C, IRDAI. Option D, Finance Ministry. And the correct answer is option A, SEBI. Question 62. The structure which is required to be followed by mutual funds in India is laid down by option A, AMFI. Option B, SEBI. Option C, sponsors. Option D, Finance Ministry. And the correct answer is option B, SEBI. Question 63. Higher the appreciation in the investment portfolio, higher would be the NAV. State whether true or false. Option A, true. Option B, false. And the correct answer is option A, true. Question 64. Higher the expenses, higher would be the NAV of mutual fund. State whether true or false. Option A, true. Option B, false. And the correct answer is option B, false. Question 65. Valuation gains are ignored, but valuation losses needs to be adjusted against the profit. State whether true or false. Option A, true. Option B, false. And the correct answer is option A, true. Question number 66. Short-term tax rate applicable for equity and equity-oriented mutual fund is dash. Option A, 20%. Option B, 15%. Option C, 30%. Option D, 10%. And the correct answer is option B, 15%. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है 15% एंड अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है फॉर इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड तो होता है 10%. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. 67. Which of the following statement is not true regarding securities transaction tax जिसको हम STTB के नाम से जानते हैं? Option A, STT of 0.005% is levied by government to investors. Option B, STT is not applicable on purchase of units of an equity scheme. Option C, STT is applicable only on redemption / switch.
ऑप्शन डी एसटीटी इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांजेक्शन इन डेट सिक्योरिटीज और डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, इंसान ज्यादा कंफ्यूज होगा कि ट्रू कौन सा है कौन सा नहीं है, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए ज्यादा प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे भी हैं। And the correct answer is option A. STP of 0.005% is levied by government to investors. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सब ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, which of the following mutual fund plan attracts high expense ratio? ऑप्शन ए डायरेक्ट प्लान, ऑप्शन बी रेगुलर प्लान। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेगुलर प्लान। बिकॉज क्योंकि रेगुलर प्लान में क्या होता है ना गाइस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंसीज, ये सब मिल के क्या करते हैं ना, इन्वेस्टर को कन्विंस करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये आपके गोल के हिसाब से ये वाला म्यूचुअल फंड लो। इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस लगता है, हाई एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता, मतलब एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है इन म्यूचुअल फंड्स में, रेगुलर प्लान में, क्योंकि उसी में से फिर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन उसको मिलता है। लेकिन अगर डायरेक्ट प्लान लेने जाता है कस्टमर या इन्वेस्टर, तो क्या होता है ना, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, डायरेक्टली वो अपना वेबसाइट से ले लेते हैं। इसी वजह से वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन देना नहीं पड़ता डिस्ट्रीब्यूटर को, इसीलिए वहां एक्सपेंस रेशियो एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 69, द रिस्क दैट इम्पैक्ट द एंटायर इकोनॉमी एंड कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड इज नोन एज डैश। ऑप्शन ए सिस्टमैटिक रिस्क, ऑप्शन बी अनसिस्टमैटिक रिस्क। And the correct answer is option A, systematic risk. Question number 70. What term is used to describe the net asset value NAV of the scheme after the dividend is paid out? Option A, cum dividend NAV, option B, ex dividend NAV, option C, dividend NAV, option D, lever NAV. गाइज मैंने आपको ना ये दो चैप्टर में लगातार बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो आई होप आपको याद हो, तो प्लीज आंसर दीजिएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्स डिविडेंड एनएवी। सो याद रखिएगा कि जब डिविडेंड दे दिया जाता है तो एक्स डिविडेंड एनएवी होता है, और अगर डिविडेंड नहीं दिया जाता है, सिर्फ अनाउंस किया जाता है उस वक्त, तो उसको कम डिविडेंड एनएवी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, whose KYC needs to be completed in case of an application by a minor? Option A, the guardian, option B, the minor, option C, any family member of the minor, option D, no KYC is required in case of applications by minors. And the correct answer is option A, the guardian. Question number 72. The NAV of each scheme should be updated on AMFI's website. Option A, every year. Option B, every month. Option C, every day. Option D, every quarter. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एवरी डे। एनईवी है ना गाइस, एवरी डे पे चेंज होता है ना, इसी वजह से एमपी की वेबसाइट पे है ना, वो एवरी डे पे अपडेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, रिस्क एपेटाइट इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर इन द फैमिली इंक्रीजेस, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। And the correct answer is option A, true. 74. Risk appetite decreases as the number of dependent members in the family increase. State whether true or false. Option A, true. Option B, false. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रू। सो कैसा होता है ना गाइस, अगर समझो कोई एक कमाने वाला है एंड ज्यादा लोग हैं ना डिपेंडेंट है उनके ऊपर, ठीक है, तो समझो कल जाके एक जन का डेथ हो जाता है, तो फिर बाकी जितने भी डिपेंडेंट लोग हैं वो बहुत ट्रबल में आ जाते हैं, करेक्ट। वैसे ही अगर एक फैमिली में 6 लोग हैं, उसमें से सिर्फ 4 लोग कमा रहे हैं और 2 लोग सिर्फ डिपेंडेंट है, तो क्या होता है ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो जाती है पूरी फैमिली की, करेक्ट। तो उसमें से अगर एक दो जन का भी नुकसान होता है, डेथ हो जाता है, तो वो पूरी फैमिली को है ना बहुत हेवी ट्रबल फेस करना पड़ सकता है। इसी वजह से ये दोनों भी सिनेरियो में ट्रू आंसर आएगा, ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 75, द रिस्क दैट कैन बी डाइवर्सिफाइड एंड टर्म्ड एज कंपनी स्पेसिफिक रिस्क इज आल्सो नोन एज डैश। ऑप्शन ए सिस्टमैटिक रिस्क, ऑप्शन बी अनसिस्टमैटिक रिस्क। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनसिस्टमैटिक रिस्क। Question number 76. SEBI does not approve or disapprove offer documents. It gives its observations. State whether true or false. Option A, true. Option B, false. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रू। सो सेबी ना गाइस कभी भी है ना, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ये सब, उनके ऊपर है ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं, ठीक है। सेबी सेबी कभी भी अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करते हैं, ये याद रखना, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 77, अकॉर्डिंग टू द सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स, द लास्ट स्टेज इन फाइनेंशियल प्लानिंग इज डैश। ऑप्शन ए, एनालाइज एंड इवैल्यूएट क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटस। ऑप्शन बी, डेवलप एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल प्लानिंग options. Option C, monitor the financial planning recommendations. Option D, establish and define the client planner relationship. And the correct answer is option C, monitor the financial planning recommendations. Question number 78, the funds that combine features of both open ended and closed ended schemes are called as dash. Option A, interval funds.
ऑप्शन बी इंटरमीडियरी फंड्स, ऑप्शन सी डुअल फंड्स, ऑप्शन डी मिडल फंड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंटरवल फंड्स, जो दोनों भी स्कीम का है ना कंबाइंड फीचर्स रखता है, ठीक है, ओपन भी होता है एंड क्लोज एंडेड का भी उसमें फीचर होता है। क्वेश्चन नंबर 79, फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट अ क्विक सेंस ऑफ लेवल ऑफ द रिस्क इन्वॉल्वड इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम, सेबी suggested a simplified framework known as dash. Option A fund fact sheet, option B risk factors, option C investors risk profile, option D riskometer. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रिस्कोमीटर। सो रिस्कोमीटर में क्या होता है ना, अलग अलग लेवल्स ऑफ रिस्क होते हैं, ठीक है, उससे पता चलता है कि हाँ चलो इस फंड में इतना रिस्क है, इस फंड में इतना रिस्क है, ठीक है। सो ना एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी रहेगा ना जिसको फाइनेंस का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, बट एटलीस्ट वो चीज को वो समझ पाएगा, ठीक है, इस वजह से वो रिस्कोमीटर इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड कंपलसरी किया गया है। Question number 80. Passive funds are safe as the NAV of such funds do not go down even when the respective markets fall. State whether true or false. Option A true, option B false. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉल्स। गाइस पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स, तो दोनों में इक्विटी स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, और इक्विटी स्टॉक्स सबसे ज्यादा हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एसेट क्लास होते हैं, ठीक है। सो अगर होल मार्केट डाउन जा रहा है तो ऐसा कोई भी फंड या कोई भी स्टॉक नहीं है जो नीचे ना गिरे, ठीक है, चाहे वो पैसिव फंड का हो या एक्टिव फंड का हो। सो हमेशा याद रखना ये चीज। क्वेश्चन नंबर 81, assured return or guaranteed monthly income plans are essential provided by which type of fund? Option A debt funds, option B sector funds, option C hybrid funds, option D focused funds. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डेट फंड्स। सो गाइस सेक्टर फंड सबसे हाई रिस्क होता है, फोकस्ड फंड उसके बाद हाई रिस्क होता है, फिर हाइब्रिड उससे कम रिस्क होता है, एंड डेट फंड्स में क्या होता है ना सबसे कम रिस्क होता है। एंड यहाँ से ना आप मंथली इनकम प्लान्स वगैरह का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि आपको कुछ मंथली इनकम आ जाए, जैसे कि आप लाइक बोलते हैं ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, ये सब में इन्वेस्ट करके आप मंथली इनकम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बट जब इक्विटी फंड्स की बात होती है जैसे कि सेक्टर, हाइब्रिड एंड फोकस्ड, ये सब में क्या है ना ज्यादा आप मंथली इनकम का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि मार्केट की वजह से स्टॉक मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होता है और इक्विटी बहुत ज्यादा, इसी वजह से यहाँ आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 82, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान इज विच टाइप ऑफ फंड? ऑप्शन ए ओपन एंडेड फंड, ऑप्शन बी क्लोज एंडेड फंड, ऑप्शन सी आर्बिट्रेज फंड, ऑप्शन डी इंडेक्स फंड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लोज एंडेड फंड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्लोज एंडेड है क्योंकि इसमें फिक्स्ड और मेच्योरिटी का नाम। क्वेश्चन नंबर 83, market capitalization of company is calculated by multiplying the number of outstanding shares by dash. Option A face value of each share, option B book value of each share, option C current market value of each share, option D net asset value NAV. And the correct answer is option C current market value of each share. Question 84, which of the following is generally true for a growth stock? Option A steady capital appreciation but high dividend yield, option B high capital appreciation and high dividend yield, option C steady capital appreciation and steady dividend yield, option D high capital appreciation but low dividend yield. And the correct answer is option D high capital appreciation but low dividend yield. Question number 85, a better performance than return on index is given by dash. Option A active fund manager, option B passive fund manager. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है एक्टिव फंड मैनेजर। तो गाइस एक्टिव फंड में है ना फंड मैनेजर का काम ही यही होता है कि इंडेक्स फंड अगर समझो 12% का रिटर्न दे रहा है ऑन एन एवरेज एवरी ईयर, ठीक है, तो एक्टिव फंड को कम से कम 15, 14, 16% रिटर्न देना पड़ेगा, आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी ना एक्टिव फंड का कोई मतलब सेंस बनता है। फंड मैनेजर जो अपने एनालिसिस, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेटर परफॉर्म कराते हैं। पैसिव फंड का तो कुछ ऐसा होता नहीं है कि पैसिव फंड में इंडेक्स को ही कॉपी किया जाता है, उसके ही सेम रेशियो को, ठीक है, सो एग्जैक्टली सेम या उसके आसपास ही परफॉर्म करता है पैसिव फंड, ठीक है। क्वेश्चन 86, shares of companies with large market capitalization, option A have greater growth potential, option B are not traded on exchange, option C are more liquid, option D none of the above. And the correct answer is option C are more liquid. Question 87, SEBI restricts mutual fund investments in companies forming part of the same group as the AMC. This is dash. Option A in the interest of investor protection, option B not favorable to investors at all, option C applied only to some mutual funds, not all, option D not true. And the correct answer is option A in the interest of investor protection. Question number 88. The most important link between mutual fund and investors are option A fund distributors, option B AMFI, option C SEBI, option D government.
And the correct answer is option A, fund distributors. Question number 89. NRIs and overseas corporate bodies are allowed to invest in mutual fund. State whether true or false. Option A true, option B false. And the correct answer is option A true. Question number 90. A copy of all changes in the offer document has to be filled with SEBI. State whether true or false. Option A true, option B false. And the correct answer is option A true. Question number 91. The board of trustees of a mutual fund. Option A directly manage the portfolio of securities. Option B cannot supervise and direct the working of the AMC. Option C act as a protector of investors' interest. Option D do not have the right to dismiss AMC. And the correct answer is option C, act as a protector of investors interest. ट्रस्टीज का काम होता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उस सब चीजों पे ध्यान देना. Question number 92. The custodian of a mutual fund, option A, is appointed for safekeeping of securities. Option B, not required to be registered with SEBI. Option C, need not to be an entity independent of the sponsors. Option D, does not give or receive delivery of physical securities. And the correct answer is option A, is appointed for safe keeping of securities. So guys याद रखना कस्टोडियन का काम होता है सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के पास उसको सेफ करके रखना, संभाल के रखना. ठीक है. रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स का काम क्या होता है? हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना. प्लस ट्रांसफर एजेंट्स क्या करते हैं कि जो भी परचेज एंड सेल्स हो रहे हैं ना सिक्योरिटीज का, उसको है ना ट्रांसफर करना है सही जगह पे. ठीक है. ये सब उनका काम होता है. तो ये सब चीजों को छोटी छोटी चीजें बट याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा. Question 93. Transfer agents of a mutual fund are not responsible for dash. Option A, investing the funds in securities market. Option B, issuing and redeeming units of mutual fund. Option C, updating investors record. Option D, preparing transfer documents. अभी जस्ट मैंने आपको बताया. सो अब इसका आंसर अब आपके लिए इजी हो गया होगा. करेक्ट. ये सारी चीजें ना फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था. ठीक है. तो आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो पूरा प्लेस फर्स्ट से 12 चैप्टर देखिएगा. उसके बाद आप एएमसी करेंगे तो आप एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएंगे. ठीक है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन्वेस्टिंग द फंड्स इन सिक्योरिटीज मार्केट. ट्रांसफर एजेंट्स का काम ये नहीं होता है कि वो इन्वेस्ट करे फंड्स, वो फंड मैनेजर का काम होता है. बाकी सब ट्रांसफर एंड लाइक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स का काम होता है. क्वेश्चन नंबर 94. The accounts and all other records of an AMC are filed with dash. Option A, Agents Association. Option B, UTI. Option C, Registrar of Companies. Option D, AMFI. And the correct answer is option C, Registrar of Companies. Question number 95. The entity that SEBI does not regulate is option A, mutual funds. Option B, capital market. Option C, non-banking financial companies. Option D, stock exchanges. And the correct answer is option C, non-banking financial companies. क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंजेस ये सभी सेबी हैंडल करते हैं, मतलब रेगुलेट करते हैं. एंड नॉन बैंकिंग एंड बैंकिंग को अपना आरबीआई रेगुलेट करता है, और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को आईआरडीएआई. ठीक है. सो ये चीजें याद रखिएगा. और इन सबको कौन रेगुलेट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 96. बैंक ओन्ड म्यूचुअल फंड्स आर सुपरवाइज्ड बाय डैश. ऑप्शन ए एमफी. ऑप्शन बी सेबी. ऑप्शन सी आरबीआई. ऑप्शन डी बोथ सेबी एंड आरबीआई. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ सेबी एंड आरबीआई. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर बैंक, मतलब बैंक जो भी म्यूचुअल फंड्स को ओन करते हैं ना, मतलब समझो अगर बैंक म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस वगैरह कर रहा है तो यहाँ पर बैंक भी इन्वॉल्व हो जाता है और सेबी मतलब कैपिटल मार्केट भी इन्वॉल्व हो गया ना, लाइक म्यूचुअल फंड्स. इस वजह से सेबी एंड आरबीआई दोनों मिलकर इसको सुपरवाइज करते हैं. एंड इट इज गुड ऑल्सो. क्वेश्चन 97. म्यूचुअल फंड्स वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट्स डैश एट book value. Option B, on a mark to market basis. Option C, at par. Option D, at purchase price. गाइज आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज मैंने इसको काफी बार समझाया भी था. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑन ए मार्क टू मार्केट बेसिस. ये मार्क टू मार्केट प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको समझाया था. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझाया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, चैप्टर के वीडियोस में. नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 98. Fundamental analysis forms the basis to decide option A, future price movements of the share. Option B, when to buy a given share, market timings consideration. Option C, whether to buy a given share on the basis of fundamental attributes bracket में EIC framework, which is economic industry and company framework analysis framework. Option D, whether to use technical analysis or not. And the correct answer is option A, future price movements of the share. Question number 99. The transition phase of an investor's wealth cycle is when? Option A, the investor has retired. Option B, the financial goals have been already met. Option C, investor suddenly gets a windfall. Option D, financial goals are approaching. And the correct answer is option D, financial goals are approaching. Question 100.
Diversification reduces dash. Option A, company specific risk. Option B, market level risk. Option C, both of the above. Option D, none of the above. And the correct answer is option A, company specific risk. आई होप आप लोग ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हो। 100 एमसीक्यूज में से आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हो, और जो नहीं आया हो उसको भी आपने एक बार समझने की कोशिश की हो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, सो दैट आपके एग्जाम्स में आप कभी भी हाफ माइंडेड या डाउटफुल ना जाए। ठीक है, एंड ऐसे ही जैसे आप हमारी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं वैसे ही प्यार देते रहिएगा। लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, एंड सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।